हेलो एवरीवन, माई सेल्फ आशीष कुमार और आप लोगों का फिर से स्वागत है मेरे एक नए लेक्चर में। और आज हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का 4th लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का 3 लेक्चर ऑलरेडी आ चुका है। अगर आप लोग वो तीनों लेक्चर नहीं देखे हो तो प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, पहले जाके वो तीनों लेक्चर को देखना, उसके बाद 4th लेक्चर देखना, ताकि आप लोगों को ये लेक्चर अच्छे से समझ में आ पाए। 3rd लेक्चर में थोड़ा सा लास्ट में प्रॉब्लम हो गया था कि कुछ इशू के कारण जो वॉइस है वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया था, तो जो लास्ट वाला पार्ट है उसको अभी हम थोड़ा सा रिकैप कर लेंगे, उसके बाद आज के लेक्चर में हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो याद करिए, लास्ट लेक्चर में हम लोग नस्ट इक्वेशन के बारे में पढ़ रहे थे। आज के इस लेक्चर में भी हम लोग वही नस्ट इक्वेशन को आगे बढ़ाएंगे। तो आज भी हम लोग नस्ट इक्वेशन के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। नस्ट इक्वेशन, इसका डेरिवेशन लगभग हम लोग लास्ट लेक्चर में देख चुके थे। आज हम लोग नस्ट इक्वेशन क्या है, इसका यूज कहां कहां पे होता है, इन सब के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए देर ना करते हुए हम लोग आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो कि है नस्ट इक्वेशन, और उसका हम लोग एप्लीकेशन देखेंगे कि नस्ट इक्वेशन का यूज कहां कहां पे किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब अगर याद हो तो नस्ट इक्वेशन हम लोग किसको कहते थे, एक फॉर्मूला आया था E इज इक्वल टू ई नॉट माइनस 0.059 बाई क्या था, एन लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये जो आप लोग को फॉर्मूला दिखाई दे रहा है, इसी फॉर्मूला को हम लोग नस्ट इक्वेशन के नाम से बुला रहे थे। ये जो फॉर्मूला आप लोग को दिख रहा है, इसी फॉर्मूला को हम लोग क्या कहते थे, नस्ट इक्वेशन। नस्ट इक्वेशन, ठीक है। इसके बाद हम ये भी बताए थे कि ये जो नस्ट इक्वेशन है, ये किसके किसके लिए यूज किया जा सकता है। ये यूज किया जा सकता है एनोड हाफ सेल के लिए, ये यूज किया जा सकता है कैथोड हाफ सेल के लिए, ये यूज किया जाता है कंप्लीट सेल के लिए, कंप्लीट गैल्वेनिक सेल, गैल्वेनिक सेल। तो ये तीनों सेल के लिए नस्ट इक्वेशन को हम लोग यूज करते हैं। अगर नस्ट इक्वेशन को एनोड हाफ सेल के लिए हम लोग यूज करें तो नस्ट इक्वेशन हम लोगों को ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कैलकुलेट करके देता है। नस्ट इक्वेशन के हेल्प से हम लोग को क्या चीज का वैल्यू पता चलेगा एनोड हाफ सेल के लिए, गिव्स द वैल्यू ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ये हम लोगों को ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का वैल्यू देता है। कैथोड हाफ सेल के लिए बात करें तो कैथोड हाफ सेल में चूंकि रिडक्शन होता है, इसलिए हम लोग को जो नस्ट इक्वेशन है, अगर कैथोड हाफ सेल के लिए यूज किया जाए तो ये हम लोग को रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू देता है, रिडक्शन पोटेंशियल। और वही कंप्लीट गैल्वेनिक सेल जो है वो सेल का ईएमएफ का वैल्यू देता है, गिव्स द वैल्यू ऑफ ईएमएफ। इसी को हम लोग ई सेल से भी रिप्रेजेंट करते हैं। और ईएमएफ क्या है, तो ईएमएफ का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अगर इसको सिंपल टर्म में तुम समझना चाहो ना, तो ये बोल सकते हो कि एनोड हाफ सेल और कैथोड हाफ सेल के बीच में जो पोटेंशियल का डिफरेंस होता है, उसी को उस सेल का ईएमएफ कहा जाता है। हालांकि ये एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं है, बट बस समझने के लिए याद रखना, ईएमएफ का मतलब ही होता है एनोड हाफ सेल और कैथोड हाफ सेल का जो सेल का पोटेंशियल का डिफरेंस आएगा, उसी को हम लोग उस सेल का ईएमएफ कहते हैं, ठीक है। उसके बाद ये जो नस्ट इक्वेशन में अलग अलग टर्मिनोलॉजी है, इसके बारे में भी आप लोग को बताए थे। यहां पे ई जो है वो क्या चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें ई नॉट का, तो जहां नॉट आ गया यहां पे स्टैंडर्ड वर्ड जुड़ जाएगा, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें एन यहां पे, तो एन रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज्ड, मतलब कितना इलेक्ट्रॉन लूज हुआ है, गेन हुआ है और ट्रांसफर हुआ है। तो ये n का वैल्यू बता रहा है, n बता रहा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज, गेन्ड और ट्रांसफर्ड।
स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में P यानी ये रिप्रेजेंट कर रहा है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में R यानी ये रिप्रेजेंट कर रहा है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। एक और बात हम आप लोग को बताए थे कि कंसंट्रेशन के ऊपर में कुछ पावर दिया जाता है। ये जो तुम्हारा कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट या रिएक्टेंट का बात किया जाए ना, तो यहां पे कुछ पावर दिया जाता है। वो जो पावर है वो किसके इक्वल होता है? तो पावर होता है स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट के इक्वल, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट के इक्वल। बात समझ आ गया? ठीक है, तो पावर जो होगा वो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट के इक्वल होगा। कुछ और इंपॉर्टेंट बात हमको करना है उससे पहले, ये सारा चीज होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। ये नर्स्ट इक्वेशन है, ये कैसे आता है ये हम लास्ट लेक्चर में ही डिराइव कर दिए थे। लास्ट लेक्चर में ये डिराइव करने के बाद में थोड़ा सा ऑडियो इश्यू हो गया था, इसी वजह से उसको कट करके हम जितना था उसी को अपलोड किए हुए थे। तो आज ये सारा चीज को हम यहाँ पे एक्सप्लेन किए हैं। नर्स्ट इक्वेशन को 3 हाफ सेल में यूज कर सकते हो, एनोड हाफ सेल, कैथोड हाफ सेल और कंप्लीट गैल्वेनिक सेल के लिए। एनोड के लिए यूज करोगे तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कैलकुलेट करके देगा, कैथोड के लिए यूज करोगे तो रिडक्शन पोटेंशियल कैलकुलेट करके देगा, और कंप्लीट गैल्वेनिक सेल के लिए यूज करोगे तो सेल का ईएमएफ देगा। फिर ये तुम्हारा अलग अलग टर्मिनोलॉजी का मतलब है। कंसंट्रेशन के ऊपर में कुछ पावर दिया जाता है, पावर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट के इक्वल होता है। सवाल यह है ना बच्चा कि स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट हम लोग किसको कहते हैं? तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का नाम आप लोग सुने ही होंगे। तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में एटम या मॉलिक्यूल के आगे जो भी नंबर होता है ना, उसी को स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कहा जाता है। जैसे अगर हम लोग एक एग्जांपल का बात करें, तो जैसे एक रिएक्शन लिख रहे हैं रिडक्शन का, 2Ag प्लस 2 इलेक्ट्रॉन लेके किसमें चेंज हो रहा है? Ag सॉलिड में। अब मान लो अगर तुमको कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस लिखना है, तो Ag प्लस के ऊपर में पावर कितना देना पड़ेगा? 2। यही है, क्योंकि ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। इसमें Ag प्लस के आगे जो नंबर है उसको स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कहेंगे। तो जब इसका कंसंट्रेशन आपको लिखना होगा तो कंसंट्रेशन के ऊपर में पावर भी देना पड़ेगा। अब अगर यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब 1 है, तो पावर भी हम लोग नहीं देते हैं। पावर तुम तब यूज करोगे जब स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट का वैल्यू 1 से ज्यादा आ जाए। बात क्लियर हो गया? ठीक है। फिर अगर कोई भी सब्सटेंस सॉलिड फेज में है, अगर कोई भी सब्सटेंस किस फेज में है? सॉलिड फेज में। इफ substance is in solid phase, अगर सब्सटेंस सॉलिड फेज में है, ठीक है, तो उसका कंसंट्रेशन को 1 माना जाता है। देन इट्स कंसंट्रेशन इज assumed टू बी 1। तब उसका जो कंसंट्रेशन है उसको हम लोग 1 एज्यूम करके चलते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट, अगर कोई भी सब्सटेंस गैसियस फेज में है तो कंसंट्रेशन को हम लोग प्रेशर से रिप्लेस कर देंगे। इफ सब्सटेंस इज इन गैसियस फेज, देन its concentration is replaced by pressure। तब इसका जो कंसंट्रेशन है उसको हम लोग किससे रिप्लेस कर देते हैं? इसको रिप्लेस कर देते हैं प्रेशर से। तो ये 2 बात याद रखना। सॉलिड फेज में जो कंसंट्रेशन होगा उसको 1 मान के चला जाता है, और अगर कोई भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट गैसियस फेज में है तो उस केस में उसका कंसंट्रेशन ना लिख के हम लोग उसके जगह में प्रेशर लिख सकते हैं। बात क्लियर हो गया? ठीक है। अब हम लोग एक एक करके एनोड हाफ सेल का, सॉरी, नर्स्ट इक्वेशन का यूज देखेंगे एनोड हाफ सेल में, फिर बात करेंगे कैथोड हाफ सेल में, फिर बात करेंगे कंप्लीट गैल्वेनिक सेल में। और सिर्फ नर्स्ट इक्वेशन का यूज नहीं देखेंगे, हम लोग ये भी देखेंगे कि एनोड हाफ सेल में कौन सा रिएक्शन होता है, जब उसको रिप्रेजेंट करना हो तो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये सारा बात हम लोग करने वाले हैं अब। तो चलिए देर ना करते हुए हम लोग अपना आज का पहला सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो कि है रिप्रेजेंटेशन रिएक्शन
and use of Nernst equation for एनोड हाफ सेल। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या क्या देखेंगे, तो हम लोग एनोड हाफ सेल के लिए क्या क्या देखने वाले हैं, एनोड हाफ सेल का रिप्रेजेंटेशन सीखेंगे, उसमें रिएक्शन क्या होता है, और एनोड हाफ सेल में नर्स्ट इक्वेशन कैसे यूज करेंगे, ये सब चीज के बारे में बात करने वाले हैं। बात क्लियर हो गया? ठीक है, तो सबसे पहले जो हम लोग गैल्वेनिक सेल बनाए थे, जिसको हम लोग डैनियल सेल भी बोलते हैं, उसका क्या करते हैं, पहले सेल डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। तो उसका सेल डायग्राम कैसा हो जाएगा, तो इस तरह का हम लोग एक कंटेनर लेते हैं और इस कंटेनर में हम लोग एक सॉल्ट सॉल्यूशन को फिल करते हैं। एक कंटेनर लेंगे और उस कंटेनर में हम लोग सॉल्ट सॉल्यूशन को फिल करेंगे। तो जो गैल्वेनिक सेल हम लोग कंस्ट्रक्ट किए थे, उसमें जो एनोड हाफ सेल वाला पार्ट था, वहां पे सॉल्ट सॉल्यूशन कौन सा था, ZnSO4, और इस सॉल्ट सॉल्यूशन में एक मेटल का रॉड डिप किए थे। वो मेटल का रॉड किससे बना हुआ रहता है, जिंक का, और इसी को हम लोग नाम दे रहे थे एनोड हाफ सेल। बात क्लियर है? ठीक है, पहले हम लोग रिप्रेजेंटेशन से भी पहले हम लोग इसका रिएक्शन लिख लेते हैं। अगर अब अबू हम रिएक्शन का बात करें तो हमको ये बात अच्छी तरह से पता है, एनोड हाफ सेल, अच्छा उससे पहले हम डिफाइन भी कर देते हैं ताकि जो जो बात बोले वो आप लोग को पूरा अच्छे से समझ में आ जाए। अगर हम एनोड हाफ सेल को डिफाइन करना चाहे तो एनोड हाफ सेल को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं, ये हम आप लोग को बताए भी थे। वो हाफ सेल जिसमें कौन सा प्रोसेस होता है, ऑक्सीडेशन, उसी को हम लोग बोलते हैं एनोड हाफ सेल। द हाफ सेल in which oxidation takes place is known as एनोड हाफ सेल। वो हाफ सेल जिसमें ऑक्सीडेशन होता है उसको हम लोग किस नाम से बुलाते हैं, एनोड हाफ सेल के नाम से बुलाते हैं। तो ये तुम्हारा एनोड हाफ सेल, हम लोग गैल्वेनिक सेल जब कंस्ट्रक्ट किए थे तो इसी वाला जो ये जो हाफ सेल है, इसी को हम लोग एनोड हाफ सेल मान के चलते थे। डेफिनेशन में साफ लिखा गया है कि वो हाफ सेल जिसमें ऑक्सीडेशन होता है उसको एनोड हाफ सेल कहते हैं। दैट मींस यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा, और अगर ऑक्सीडेशन होगा तो Zn सॉलिड जो है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, बताओ, Zn2+ एक्वस में, और साथ ही साथ कितना इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन। मतलब ये भी बात आप लोग को सिखाए थे हम, थोड़ा कलर चेंज करके दिखाते हैं, आराम से समझ में आ जाएगा। Zn में जो इलेक्ट्रोड में Zn एटम है ये ऑक्सीडाइज करके Zn2+ में चेंज हो जाता है और वो सॉल्ट सॉल्यूशन के अंदर चला जाता है, इसलिए हम यहाँ पे एक्वस लिखे हैं और पहले कौन सा फेज लिखे हैं, सॉलिड। अब ऑक्सीडेशन किसको कहते हैं, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो यहां से इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ है इसलिए यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन लिखे हैं। अब अगर इसका ऑक्सीडेशन है तो स्टैंडर्ड कंडीशन में इसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा उसको हम लोग E0 OP से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड कंडीशन में इसका जो पोटेंशियल होगा वो फिक्स होगा, और चूंकि ऑक्सीडेशन हुआ है इसीलिए इसका पोटेंशियल को भी हम लोग स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कहेंगे। तो या तो रिप्रेजेंटेशन ऐसे होगा या फिर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को एक और तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, E0 Zn, फिर यहां पे लिख सकते हो Zn2+, और इसका जो वैल्यू होता है वो होता है 0.76 वोल्ट, ये फिक्स है। जिंक का स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है, 0.76 वोल्ट। अच्छा एक बात बताओ, लास्ट लेक्चर में ये सब बताए थे जब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पढ़ा रहे थे, अगर जिंक का स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल 0.76 वोल्ट है तो इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कितना होगा, तो इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होता है -0.76 वोल्ट। ये बात बताए थे कि किसी भी सेम मेटल का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पोटेंशियल सेम होता है, बस साइन चेंज कर जाता है। बात क्लियर है? ठीक है, अब यहां पे अगर तुम बात करोगे तो यहां पे कैसे पता करोगे, देख ऐसे अगर दिया हुआ है तो तुमको काफी आसानी से पता चल जाएगा। अगर इस फॉर्म में दिया है ना तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है या नहीं है ये पता करने का सिंपल सा एक ट्रिक है। ई के बगल वाला एटम को देखना और उसके बगल वाला, मतलब यहां से तुमको देखते जाना है। अगर चार्ज इंक्रीज कर रहा है मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है, और चार्ज अगर डिक्रीज करेगा मतलब रिडक्शन। तो देखो Zn के ऊपर में कोई चार्ज नहीं है, फिर 2+ हो गया मतलब बढ़ रहा है, तो यहाँ पे कौन सा पोटेंशियल हो रहा है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया हुआ है। तो ये इसका सेल रिएक्शन हो गया और ये इसका स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का वैल्यू है। अब हम बात करते हैं रिप्रेजेंटेशन का, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, आराम से समझो। रिप्रेजेंटेशन, ठीक है,
रिप्रेजेंटेशन। अगर हम रिप्रेजेंटेशन का बात करें तो जब हम गैल्वेनिक सेल कंस्ट्रक्ट कर रहे थे उस समय साफ साफ पॉइंट में आपको एक्सप्लेन किए थे कि ये हमेशा किधर रिप्रेजेंट किया जाता है, एलएचएस में। तो इट इज रिप्रेजेंटेड ऑन एलएचएस। इसको हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर इसको रिप्रेजेंट भी करना हो ना तो रिप्रेजेंट भी हम लोग एलएचएस में करेंगे। और रिप्रेजेंटेशन के टाइम पे हम लोग इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट दोनों को रिप्रेजेंट करते हैं। जब भी किसी भी हाफ सेल को आपको रिप्रेजेंट करना हो तो दोनों को रिप्रेजेंट किया जाता है, इलेक्ट्रोड को भी और इलेक्ट्रोलाइट को भी। और एक्सट्रीम लेफ्ट में तो करना है, एक्सट्रीम लेफ्ट में पहले इलेक्ट्रोड को रिप्रेजेंट करेंगे तब इलेक्ट्रोलाइट को रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसको भी जब रिप्रेजेंट करना हो तो दोनों को रिप्रेजेंट करेंगे। ये जो Zn इलेक्ट्रोड तुमको दिखाई दे रहा है इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोड, ठीक है। और ये ZnSO4 जो दिखाई दे रहा है इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। तो हम लोग दोनों को रिप्रेजेंट करेंगे, इलेक्ट्रोड को भी करेंगे और इलेक्ट्रोलाइट को भी करेंगे। तो हम लोग एक्सट्रीम लेफ्ट साइड में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। पहले इलेक्ट्रोड को लिखे, इसका फेज भी बताओगे सॉलिड, फिर इलेक्ट्रोलाइट को रिप्रेजेंट करेंगे जो कि होगा ZnSO4 और यहां पे हम लोग क्या लिख लेंगे, एक्वस, ठीक है। अब ये सॉलिड फेज है और ये एक्वस फेज है तो दोनों के बीच में हम लोग एक ऐसा लाइन दे देते हैं। ये लाइन जो है वो दोनों का फेज डिफरेंस को बताता है। फेज डिफरेंस मतलब दोनों अलग अलग स्टेट में है, दोनों अलग अलग फेज में है, ये सॉलिड और ये एक्वस, इसलिए लाइन दिया जाता है। तो ये हो गया एनोड हाफ सेल का रिप्रेजेंटेशन। एक और तरह से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, Zn सॉलिड में तो कोई चेंजेस नहीं होगा। अगर आपको पूरा इलेक्ट्रोलाइट लिखने का मन नहीं है तो सिर्फ आयन लिख के काम चलाया जा सकता है। अब ZnSO4 में दो आयन है, एक Zn2+ और दूसरा SO4 2-। तो हम लोग कौन सा आयन को रिप्रेजेंटेशन में यूज करेंगे, तो जो मेटल है उसी का आयन को यूज करते हैं, यानी यहां पे यूज करेंगे Zn2+ और यहां पे क्या लिख लोगे, एक्वस। तो रिप्रेजेंटेशन में या तो आपको ये रिप्रेजेंटेशन दिखाई देगा या फिर ये रिप्रेजेंटेशन दिखाई देगा। मेन मुद्दा ये है कि इसको लेफ्ट में रिप्रेजेंट करते हैं और इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट दोनों को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर पूरा इलेक्ट्रोलाइट लिखने का मन नहीं है तो हम लोग सिर्फ आयन लिख के काम चला सकते हैं, बट वो आयन किसका होना चाहिए, तो जो इलेक्ट्रोड में मेटल प्रेजेंट है उसी का तुम आयन लिखोगे। बात क्लियर है, ठीक है। तो ये हो गया इसका रिप्रेजेंटेशन। अब फाइनली जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए अभी तक हम लोग इतना मेहनत कर रहे हैं, वो है नर्स्ट इक्वेशन का यूज। अब हम लोग यूज ऑफ नर्स्ट इक्वेशन देखने वाले हैं एनोड हाफ सेल के लिए, और ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होने वाला है, यूज ऑफ नर्स्ट इक्वेशन। यूज ऑफ नर्स्ट इक्वेशन। अगर हम नर्स्ट इक्वेशन का यूज का बात करें, ठीक है, तो नर्स्ट इक्वेशन को एनोड हाफ सेल के लिए अगर हम यूज करें तो कैसे यूज करेंगे, ये देखो जब भी तुमको नर्स्ट इक्वेशन को यूज करना हो ना तो सबसे पहले तो तुमको उसका रिएक्शन लिखना पड़ेगा। जिस भी सेल के लिए यूज कर रहे हो, चाहे वो एनोड हो, कैथोड हो या कंप्लीट गैल्वेनिक सेल हो, सेफ्टी के लिए पहले तुम रिएक्शन लिख लेना। तो अगर हम एनोड हाफ सेल के लिए यूज कर रहे हैं तो उसका रिएक्शन क्या था, Zn सॉलिड, ये किसमें कन्वर्ट हो रहा था बताओ, Zn2+ एक्वस, और साथ ही साथ कितना इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा था, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा था, ठीक है। फिर तुमको इसका स्टैंडर्ड कंडीशन में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, नर्स्ट इक्वेशन को यूज करने के लिए स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तुमको पता होना चाहिए। तो इसका स्टैंडर्ड कंडीशन में जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है यानी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, इसका वैल्यू तुमको दिया हुआ है, ठीक है। Zn2+, इसका वैल्यू तुमको दिया हुआ है 0.76 वोल्ट। ये इसका स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी तुमको क्वेश्चन में दे देगा, ठीक है। अब हम लोग अगर नर्स्ट इक्वेशन को यूज करें तो नर्स्ट इक्वेशन क्या है, E = E0 - 0.059 बाई क्या हो जाएगा, N log, ऊपर में रखेंगे कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और नीचे में रखेंगे कंसंट्रेशन ऑफ क्या, रिएक्टेंट। क्या बात समझ आ गया, ठीक है। अब अगर तुम इसको एनोड हाफ सेल के लिए यूज किए हो तो ये जो तुम्हारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा वो ऑक्सीडेशन वाला होगा, और ये वाला भी जो होगा वो भी ऑक्सीडेशन वाला ही होगा। तो इसीलिए E के नीचे में OP लिखे और यहां पे भी क्या लिखे, OP। अब देखो कैसे यूज करते हैं, यहां पे EOP को एज इट इज रहने दो। E0 OP का वैल्यू तुमको पता है 0.76 - 0.059, N के जगह में तुम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को रखोगे। अब देख इस रिएक्शन में कितना इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है, 2, तो N के जगह में रख लोगे 2 log कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट।
अब प्रोडक्ट के साइड देखो क्या चीज प्रेजेंट है, तो प्रोडक्ट के साइड Zn2+ है और इसका फेज क्या है, एक्वस। मतलब हम लोग ऐसे लिखेंगे, कंसंट्रेशन को हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा जाता है, तो कंसंट्रेशन ऑफ Zn2+। अब इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इसके आगे कुछ नहीं है, मतलब पावर कितना होगा, 1 होगा, और 1 को हम लोग पावर में कभी भी नहीं देते हैं, डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट। अगर हम रिएक्टेंट के साइड बात करें तो रिएक्टेंट के साइड Zn सॉलिड है, हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि सॉलिड फेज का कंसंट्रेशन क्या होगा, 1। अब यहां से सिर्फ अगर आपको Zn2+ का कंसंट्रेशन दे दिया जाता, सिर्फ आपको अगर Zn2+ का कंसंट्रेशन दे दिया जाता तो आप आराम से इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कैलकुलेट कर लेते। यानी अगर हम लोग यहां पे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कैलकुलेट करने का जनरल फॉर्मूला के बारे में बात करें, कोई भी एनोड आपसे, ऐसा जरूरी थोड़ी ना है कि एनोड में जिंक ही हो सकता है, कोई दूसरा मेटल भी हो सकता है। अगर कोई भी दूसरा मेटल हो जाए और उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कैलकुलेट करना हो तो फॉर्मूला होगा EOP इज इक्वल टू E0OP माइनस 0.059 बाई क्या हो जाएगा, N log। अब देखो यहां पे Zn2+ का कंसंट्रेशन था, ठीक है, और इस रिएक्शन में एक मेटल सॉलिड था और एक मेटल का आयन था। उसी मेटल का आयन का कंसंट्रेशन लेना है हम लोग को, बाकी सॉलिड का तो 1 होता है, यानी हम बोल सकते हैं log कंसंट्रेशन ऑफ Mx+ आयन। यहां पे M जो है वो क्या चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, M रिप्रेजेंट कर रहा है मेटल आयन को, N क्या चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, मेटल आयन को। तो ये तुम्हारा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कैलकुलेट करने का जनरल फॉर्मूला हो जाएगा। फॉर्मूला क्या हो रहा है, EOP इज इक्वल टू E0OP माइनस 0.059 बाई N log कंसंट्रेशन ऑफ मेटल आयन। अब एक बात बता बाबू, अगर मेटल आयन का कंसंट्रेशन बढ़ता है, मेटल आयन का कंसंट्रेशन क्या करेगा, बढ़ेगा, तो ये जो पूरा वैल्यू है जिसके साथ में ये मल्टीप्लीकेशन में है 0.059 बाई N log कंसंट्रेशन ऑफ मेटल आयन, इसका वैल्यू भी क्या करना शुरू करेगा, इंक्रीज करना शुरू करेगा। अगर मेटल आयन का कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो इसका पूरा वैल्यू जो है वो इंक्रीज करेगा। अगर इसका पूरा वैल्यू इंक्रीज करेगा तो जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है वो क्या करेगा, तुम्हारा डिक्रीज करेगा। ये हम कैसे बोले, देखो E0OP का वैल्यू तो फिक्स होता है, मतलब स्टैंडर्ड कंडीशन में जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है उसका वैल्यू फिक्स होने वाला है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होगा, ठीक है। तो एक फिक्स वैल्यू में बार बार बढ़ा हुआ वैल्यू को तुम माइनस करोगे तो ये ऑब्वियसली EOP यहां से क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। और ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको हम नोट करके लिख ले रहे हैं, ये समझो तुम्हारे लिए राज का बात है। बात क्लियर है ना, ठीक है। और राज का बात क्या है, नोट पॉइंट क्या है कि किसी भी एनोड हाफ सेल में आयन का कंसंट्रेशन बढ़ना मतलब उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या करना होता है, घटना होता है। तो हम क्या बोल सकते हैं, ऑन इंक्रीजिंग concentration of ion, on increasing concentration of ion on anode half cell, its oxidation potential decreases। जैसे जैसे आयन का कंसंट्रेशन एनोड हाफ सेल में बढ़ता है उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैसे वैसे क्या करने लगता है, डिक्रीज करने लगता है। क्या बात समझ में आ गया, ऑब्वियसली बात यहां तक समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं कैथोड हाफ सेल के लिए। तो कैथोड हाफ सेल में एंटर करने से पहले एक बार हम वापस से दिखाते हैं एनोड हाफ सेल के लिए हम क्या क्या किए। पहले उसका डेफिनेशन लिख लिए, फिर एनोड हाफ सेल का डायग्राम ड्रॉ कर लिए, उसी हिसाब से हम लोग उसका क्या लिख लिए, रिएक्शन, उसके बाद उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, रिप्रेजेंटेशन, उसके बाद हम लोग नस्ट इक्वेशन को यूज कर लिए। सेम काम हम लोग कैथोड के लिए भी यूज करेंगे। अगर एनोड पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा ना तो कैथोड में देखना बस थोड़ा थोड़ा चेंजेस करके हम लोग इजीली इसका आंसर लेते आएंगे। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग का नेक्स्ट जो हेडिंग होने वाला है वो क्या होगा, अच्छा यहाँ पे लॉग भी आ रहा है, टेंशन लेने वाला बात नहीं है। जब हम इसका न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कराएंगे ना तो पहले लॉग के बारे में जितना भी जानकारी तुमको चाहिए वो सारा जानकारी हम देंगे, उसके बाद हम यहाँ पे सॉल्व कराएंगे। मैथ्स के उतना लॉग का जरूरत नहीं पड़ता है, मगर जितना भी आपको केमिस्ट्री में लॉग सॉल्व करने के लिए जितना फॉर्मूला वगैरह चाहिए वो पहले हम बताएंगे, तभी न्यूमेरिकल वगैरह कराएंगे। इसके लिए टेंशन नहीं लेना है, बस अभी भरोसा रखिए और जहां पे जितना बता रहे हैं आप उतने ही काम को करते जाइए, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं किसके बारे में, तो अब बात करेंगे कैथोड हाफ सेल के बारे में। कैथोड हाफ सेल, फिर बात करेंगे इट्स
रिएक्शन, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन एंड यूज ऑफ नर्स्ट इक्वेशन ठीक है। तो कैथोड हाफ सेल के बारे में बात करेंगे, उसका रिएक्शन क्या होता है, उसमें उसका रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं और नर्स्ट इक्वेशन का यूज हम लोग कैसे करेंगे। तो शुरुआत हम लोग डेफिनेशन से करते हैं कि बच्चा आखिर कैथोड हाफ सेल कहा किसको जाता है। अगर हम कैथोड हाफ सेल का बात करें तो इसका डेफिनेशन नया नहीं है तुम्हारे लिए, ये हम ऑलरेडी बता चुके हैं। वो हाफ सेल जिसमें कौन सा प्रोसेस होता है, गुड, रिडक्शन, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कैथोड हाफ सेल। द हाफ सेल in which reduction takes place is known as the half cell in which reduction takes place is known as cathode half cell। वो हाफ सेल जिसमें रिडक्शन होता है ना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कैथोड हाफ सेल। अब जो गैल्वेनिक सेल कंस्ट्रक्ट किए थे उसी के बेसिस पे हम लोग कैथोड हाफ सेल का डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। इस तरह का एक कंटेनर लेते हैं और इस कंटेनर में हम लोग एक सॉल्ट सॉल्यूशन को फिल किया करेंगे। वो सॉल्ट सॉल्यूशन किसका था, तो CuSO4 का था, और इसमें हम लोग एक मेटल का रॉड डिप करते हैं। वो मेटल रॉड किसका होता है, Cu का। अब अगर हम लोग इसका रिएक्शन का बात करें तो ऑलरेडी डेफिनेशन में लिख चुके हैं कि कैथोड हाफ सेल में जो रिएक्शन होगा वो रिडक्शन होगा। और रिडक्शन में क्या होता है, जो सॉल्ट सॉल्यूशन में कॉपर का आयन है, Cu2+ आयन है, ये 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके Cu सॉलिड में कन्वर्ट होता है। मतलब यहां पे Cu2+ आयन जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके यहां पे Cu सॉलिड में ये डिपॉजिट होना शुरू करता है। अब ये Cu2+ पहले सॉल्ट सॉल्यूशन के अंदर में था, मतलब एक्वस फेज में होगा। अब अगर इसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का बात किया जाए तो ऑक्सीडेशन नहीं हुआ है, यहां पर रिडक्शन हुआ है, तो इसका E0 Rp का बात करोगे या फिर इसका रिप्रेजेंटेशन ऐसे भी रहेगा, E0 Cu2+ से यहां पे क्या होगा, Cu, इसका वैल्यू होता है 0.34 वोल्ट। अब एक बात यहां पे देखो, ऐसे सिंबल से तुम कैसे पता करोगे, तो पहले चार्ज ज्यादा था, बाद में क्या हो रहा है, कम। मतलब अगर चार्ज डिक्रीज कर रहा है मतलब हो रहा है रिडक्शन, ठीक है। और ये बात याद रखना, जब आगे कंप्लीट गैल्वेनिक सेल हम पढ़ाएंगे ना, तो मैक्सिमम एनोड का भी अगर बात करोगे तो रिडक्शन पोटेंशियल ही देता है, कैथोड के केस में भी रिडक्शन पोटेंशियल ही देता है। इसका रीजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में हम एक्सप्लेन किए थे। IUPAC कन्वेंशन के हिसाब से जो रिडक्शन पोटेंशियल है उसी को हम लोग स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मान के चलते हैं। बस अभी हम लोग अलग अलग पढ़ रहे हैं, इसलिए एनोड का जब था तो हम वहां पे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का वैल्यू लिखे थे, कैथोड का है तो रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू लिखे हैं। हालांकि इसमें कोई भी कंफ्यूजन वाला बात ही नहीं होना चाहिए, सेम मेटल का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू सेम होता है, बस साइन डिफर करता है। अगर इसका रिडक्शन पोटेंशियल 0.34 है तो ऑक्सीडेशन -0.34 होगा, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम बात करते हैं बाबू इसका रिप्रेजेंटेशन के बारे में। रिप्रेजेंटेशन, बच्चा अगर हम इसका रिप्रेजेंटेशन का बात करें ना, तो ये बात हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं कि इसको किधर रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसको किधर रिप्रेजेंट किया जाता है, RHS में। इट इज रिप्रेजेंटेड ऑन RHS। इसको राइट हैंड साइड में रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखो, एनोड को लेफ्ट हैंड साइड में रिप्रेजेंट कर रहे थे, इसको राइट हैंड साइड में रिप्रेजेंट करते हैं। तो एनोड का जब बात था तो एक्सट्रीम लेफ्ट में किसको रिप्रेजेंट कर रहे थे, इलेक्ट्रोड को। यहां पे भी एक्सट्रीम राइट में किसको रिप्रेजेंट करेंगे, इलेक्ट्रोड को। और रिप्रेजेंटेशन में ये बात एकदम माइंड में क्लिक करना चाहिए कि भैया जब भी रिप्रेजेंटेशन का बात होगा, हमको किसी भी हाफ सेल को जब भी रिप्रेजेंट करना हो तो दोनों को रिप्रेजेंट करना होता है, दैट इज इलेक्ट्रोड एज वेल एज इलेक्ट्रोलाइट। बात क्लियर हो गया ना, ठीक है। तो एक्सट्रीम लेफ्ट में हम लोग इलेक्ट्रोड को रिप्रेजेंट करेंगे। अच्छा वापस से बताइए, ये जो Cu रॉड आपको दिखाई दे रहा है, यही यहां पे क्या होगा, इलेक्ट्रोड होगा, ठीक है। और CuSO4 जो सॉल्यूशन दिखाई दे रहा है, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोलाइट कहेंगे। क्या बात अच्छे से समझ आ गया, ठीक है। अब अगर हम इलेक्ट्रोड का बात करें तो यहां पे कॉपर, फिर क्या लिख लेंगे, सॉलिड, एक्सट्रीम राइट में।
फिर एक लाइन देके क्या लिखेंगे बताओ, CuSO4, और यहाँ पे ये कौन सा फेज में होगा, एक्वस। तो ये इसका पहला रिप्रेजेंटेशन हो गया। दूसरा, इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कॉपर सॉलिड में कोई चेंजेस नहीं होगा, इलेक्ट्रोड में कोई चेंजेस नहीं है। इलेक्ट्रोलाइट में पूरा इलेक्ट्रोलाइट लिखने के बजाय आप सिर्फ आयन लिख के काम चला सकते हो, और ये बात हम बताए हैं, इलेक्ट्रोड में जो मेटल होगा उसी का यहाँ पे आयन भी होना चाहिए, तो Cu2+, और यहाँ पे क्या लिख लोगे, एक्वस। ठीक है, तो ये इसका रिप्रेजेंटेशन हो गया इलेक्ट्रोड और किसका, इलेक्ट्रोलाइट का। बात समझ आ गया, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट रिप्रेजेंटेशन, बस इतना याद रखना। अच्छा, ये जो लाइन है ना, ये क्या चीज को बता रहा है, ये हम वहां पे भी बताए थे बट लिखे नहीं थे, लिख लेना, ये फेज सेपरेशन को बता रहा है। फेज सेपरेशन का मतलब क्या होता है, ये एक्वस यानी लिक्विड स्टेट में है और ये सॉलिड स्टेट में है। ठीक है, तो यही है तुम्हारा इसका रिप्रेजेंटेशन। जब एनोड था तो लेफ्ट में रिप्रेजेंट कर रहे थे और एक्सट्रीम लेफ्ट में इलेक्ट्रोड को, उसी तरह से जब कैथोड है तो राइट में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक्सट्रीम राइट में किसको रिप्रेजेंट करेंगे, इलेक्ट्रोड को। क्या बात यहां पे क्लियर हो गया, ठीक है। अब आप लोग बताना कि इसमें नर्स्ट इक्वेशन को हम लोग कैसे यूज करेंगे। देखो, नर्स्ट इक्वेशन से ना अच्छा कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व दिया जाता है, ठीक है, और चाहे जेई में बात करो, नीट में बात करो, इससे हर बार क्वेश्चन आता है। तो इसी वजह से नर्स्ट इक्वेशन को यूज करने के लिए जो जो ट्रिक आपको सिखा रहे हैं और जो जो प्रोसेस सिखा रहे हैं, अगर वो प्रोसेस से आप नर्स्ट इक्वेशन का क्वेश्चन को सॉल्व करोगे ना, तो कभी भी आप लोग को दिक्कत नहीं होगा। तो आओ हम लोग फिर से कैथोड हाफ सेल के लिए नर्स्ट इक्वेशन को यूज करते हैं। ठीक है, तो अपने नोट्स में प्यारा सा हेडिंग डालना, यूज ऑफ नर्स्ट इक्वेशन, नर्स्ट इक्वेशन फॉर कैथोड हाफ सेल। तो हम लोग नर्स्ट इक्वेशन का यूज देखने वाले हैं, किसके लिए, तो कैथोड हाफ सेल के लिए देखने वाले हैं। ठीक है, अब अगर कैथोड हाफ सेल के लिए नर्स्ट इक्वेशन का यूज करो, तो हम बताए हैं नर्स्ट इक्वेशन यूज करने से पहले जिस भी सेल के लिए यूज कर रहे हो फर्क नहीं पड़ता है, पहले उस सेल का रिएक्शन लिख लेना और उसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिख लेना। तो हम लोग अभी कैथोड हाफ सेल के लिए यूज कर रहे हैं और उसमें जो रिएक्शन था वो ये था, Cu2+ एक्वस, ये 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके किसमें चेंज कर जाएंगे, Cu सॉलिड में चेंज कर जाएगा। अब अगर इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का बात करें, तो इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हम पहले ही तुमको प्रॉब्लम में दे चुके हैं, जो कि था 0.34 वोल्ट, और इसको याद रखने का जरूरत नहीं है, ये सब तुमको क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा। बात क्लियर हुआ ना, ठीक है, बस सॉल्व कैसे होता है ये सबको समझो। अब अगर हम लोग इसके लिए नर्स्ट इक्वेशन यूज करें, तो अपना प्यारा सा नर्स्ट इक्वेशन क्या था, E = E0 माइनस 0.059 बाई क्या हो जाएगा, N, ऊपर में लॉग, ऊपर में कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। बच्चा, अगर तुम इसको किसके लिए यूज कर रहे हो, कैथोड हाफ सेल के लिए, तो ये तुमको रिडक्शन पोटेंशियल देगा, तो यहाँ पे आरपी लिखेंगे और यहाँ पे भी क्या लिखेंगे, आरपी। अब बारी है सबका वैल्यू पुट करने का। तो ERP तो बच्चा हमको कैलकुलेट करना है, E0 RP तुमको दे रखा है जो कि है 0.34 माइनस 0.059 बाई N। अगर हम N का बात करें तो N क्या होगा, आप ही लोग से पूछ रहे हैं, N मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज, गेन्ड या ट्रांसफर्ड। तो यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है, 2, तो N के जगह में रखोगे 2 लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट के साइड देख, Cu सॉलिड है, अगर सॉलिड का बात करोगे ना, तो सॉलिड का जो कंसंट्रेशन होता है वो कितना होता है, 1, ये हम ऑलरेडी बता चुके हैं, डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट, रिएक्टेंट के साइड Cu2+ एक्वस है, तो एक्वस फेज में कंसंट्रेशन कुछ ना कुछ होगा, तो Cu2+, ठीक है, ये कंसंट्रेशन ऑफ Cu2+। अब इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है, कुछ नहीं है, मतलब 1 होगा। तो अभी हम पावर 1 दिखा रहे हैं क्योंकि हमको एक यूज यहाँ पे करना है। अब ये बात तुमको पता है, किसी भी नंबर को अगर नीचे से ऊपर लेके जाए तो पावर प्लस से क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। तो हम लोग यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, ERP = 0.34 माइनस 0.059 बाई क्या होगा, N लॉग कंसंट्रेशन ऑफ Cu2+, नीचे में पावर 1 था तो अब कितना हो जाएगा, -1। अब यहाँ पे एक लॉग का प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं, शायद आप लोग को पता होना चाहिए, और नहीं है तो बस अभी चुपचाप से सुन लेना और भरोसा रखना कि हम लॉग सॉल्व करना तुम लोग को सिखाएंगे। अब देख, लॉग के नंबर के ऊपर में जो भी पावर होता है ना, वो बाहर आके मल्टीप्लाई करेगा। दैट मीन्स ये -1 बाहर आके मल्टीप्लाई करेगा, तो 1 मल्टीप्लाई करेगा तो नंबर पे तो कोई चेंजेस नहीं होगा, बट इसके साथ साइन है माइनस का, तो माइनस और माइनस जो है वो मिलके क्या हो जाएगा, प्लस, यानी ERP जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, 0.34 प्लस 0.059 बाई क्या हो जाएगा,
n log कंसंट्रेशन ऑफ क्या होगा Cu2+। बात समझ आ गया, ठीक है। तो ये हो गया ERP इज इक्वल टू 0.34 प्लस 0.059 बाई n लॉग कंसंट्रेशन ऑफ Cu2+। अब यहां पे अगर तुमको Cu2+ का कंसंट्रेशन दे दिया जाए तो उस कैथोड हाफ सेल का रिडक्शन पोटेंशियल आप इजीली कैलकुलेट कर पाओगे। बात क्लियर हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो ERP कैलकुलेट करने का जनरल फॉर्मूला अगर देखा जाए तो ERP कैलकुलेट करने का जनरल फॉर्मूला क्या हो जाएगा 0.34 प्लस 0. अच्छा यहां n की जगह में 2 रखना है। अब जनरल फॉर्मूला निकाल रहे हैं जो हर एक कोई भी कैथोड हाफ सेल के लिए एप्लीकेबल होगा। 0.059 बाई यहां पे 2 की जगह क्या हो जाएगा n, क्या कर रहे हैं जनरल फॉर्मूला मतलब ERP इज इक्वल टू 0.34 के जगह क्या रखोगे E0RP प्लस 0.059 बाई क्या हो जाएगा n लॉग। अब देख इस रिएक्शन में जो मेटल था उसी आयन का तुमको कंसंट्रेशन लेना है, मतलब यहां पे फिर से वही लोगे कंसंट्रेशन ऑफ मेटल आयन, ठीक है। m यहां पे क्या चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो m रिप्रेजेंट कर रहा है मेटल का आयन को। तो ये ERP कैलकुलेट करने का तुम्हारा क्या हो जाएगा फॉर्मूला है ERP इज इक्वल टू E0RP प्लस 0.059 बाई n लॉग, जिस जो भी मेटल प्रेजेंट है उसी का तुमको यहां पे क्या लेना है आयन लेना है। अब एक बात सोचो, अगर यहां पे ये जो मेटल आयन है, ठीक है, ये जो मेटल आयन है उसका कंसंट्रेशन अगर बढ़ाओगे तो 0.059 बाई n लॉग कंसंट्रेशन ऑफ मेटल आयन का भी वैल्यू क्या करेगा बढ़ेगा। अब की बार बीच में प्लस का साइन है, मतलब एक फिक्स वैल्यू में बढ़ा हुआ वैल्यू को ऐड करने से इधर का जो वैल्यू है वो क्या करेगा बढ़ेगा, यानी ERP का जो वैल्यू है वो इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज करेगा, तो इंक्रीज करेगा। अब फिर से यहां पे राज का बात यही है कि किसी भी कैथोड हाफ सेल में आयन का कंसंट्रेशन को इंक्रीज करना है तो वहां पे इंक्रीज करोगे तो उसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या करेगा इंक्रीज करेगा। तो हम क्या बोल सकते हैं ऑन इंक्रीजिंग concentration of ion in cathode half cell reduction potential of cathode half cell increases। बात समझ आया, ठीक है। तो अभी तक हम लोग क्या क्या देखे, ये देखो नस्ट इक्वेशन के हेल्प से हम लोग कैथोड हाफ सेल के लिए रिडक्शन पोटेंशियल का फॉर्मूला लेके आए हैं, और वो फॉर्मूला ये है। यहां से पता चला कि अगर कैथोड में आयन का कंसंट्रेशन को बढ़ा दिया जाए तो रिडक्शन पोटेंशियल क्या कर जाता है बढ़ जाता है। बात क्लियर है, ठीक है। इसी को हम यहाँ पे पॉइंट के फॉर्म में लिखे हैं, ऑन इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ आयन इन कैथोड हाफ सेल रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो क्या करेगा तुम्हारा इंक्रीज करेगा। क्या बात यहां तक समझ में आ गया है, ठीक है। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग एनोड हाफ सेल का नस्ट इक्वेशन यूज देख लिए, उसका रिप्रेजेंटेशन देख लिए, रिएक्शन देख लिए, और कैथोड हाफ सेल के लिए हम लोग बात कर लिए हैं। इसके आगे जब नेक्स्ट लेक्चर आएगा तो उस केस में हम कंप्लीट गैल्वेनिक सेल में सिखाएंगे, और साथ ही साथ हम लोग बात करेंगे कि लॉग कैसे सॉल्व करते हैं, और अगर टाइम बचा तो कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आज इस लेक्चर में फिलहाल हम लोग यहीं तक रखते हैं, इसी के आगे हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मिलते हैं, थैंक यू।